बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अली। एक बड़े हॉट इशू चल रहा है, मैंने भी इस पे व्लॉग किया, बहुत सारे व्लॉगर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार इसके ऊपर बात कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर ये खबर जो बार बार जो वो चलाई जा रही है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, उन पर मुकदमात जो है फ़ौजी अदालतों में चलाए जा सकते हैं या नहीं, उन्हें मिलिट्री कोर्ट का सामना करना चाहिए या ये कानून और आइन के मुताबिक है भी या नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी इसके ऊपर दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई और फिर उसके बाद हमने देखा कि जुमेरात के रोज़ एक 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया और 9 रुकनी बेंच के जो सीनियर जज थे दो, उन्होंने एक तो आने वाले वक्तों के चीफ जस्टिस और काजी फ़ाइज़ ईसा थे, दूसरे जो हैं तारिक मसूद थे। इन दोनों जजेस जो सीनियर 3 जजेस हैं, इन्होंने इससे लाताल्लुकी इख्तियार की और उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस केस की समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने एतराज़ ये लगाया था कि ये बेंच जो है वो समाअत करने के काबिल नहीं है, वो इसको बेंच नहीं मानते। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया था और जस्टिस तारिक मसूद ने भी इससे जो है वो उन्होंने भी उन्हीं के हक़ में राय दी कि बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इसको तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। अब कानून और आइन के मुताबिक क्यों नहीं है, इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूँगी। क्यों चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस के बनाए हुए इस 9 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से या जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि इसको दोबारा से, क्योंकि बेंच टूट गया था और उस वक्त जो वो कोशिश की जाती रही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कि मामले को किसी न किसी तरीके से सुलझाया जा सके, लेकिन मामला सुलझाव की जानिब जाने की बजाय जजेस और वकला की जानिब जजेस और वकला के दरमियान जो एक तकरार शुरू होगी, जिसके बाद वो बेंच टूट गया और वहाँ से जजेस जो हैं वो वॉकआउट कर गए। उसके बाद उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से दोबारा से 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जब 2 जजेस चले गए तो उसके बाद जो बाकी जजेस बचे उनका बेंच एक दफ़ा दोबारा से बनाया गया है और ये भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में काम कर रहा है। इसकी समाअत हुई थी कल, उस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि समाअत के दौरान जो है बंदयाल साहब खासे मुश्किल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उनके कुछ बयानात इस तरह के सामने आए हैं, उनका मौक़िफ़ इस हवाले से सामने वाज़े तौर पर आया है और फिर उन्होंने जो एतराज़ात लगाए वो भी वैलिड एतराज़ात हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों है, राना सनाउल्लाह का बयान भी इस हवाले से सामने आया। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है इस बेंच को जो जल्द से जल्द फैसला सुनाने की, जब सीनियर जजेस जो हैं वो इससे अलग हो गए हैं तो फिर क्यों इतनी जल्दी मचाई जा रही है। लेकिन जी जो कल की समाअत थी उसमें क्या कुछ हुआ, कौन से जो रिकॉर्ड थे वो शामिल किए गए, इस समाअत का हिस्सा बनाए गए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, चीफ जस्टिस की सरबराही में इस 7 रुकनी बेंच में पहले मैं आपको बताऊं कि जो जजेस हैं, एक तो चीफ जस्टिस हैं खुद और जो दीगर 6 जजेस हैं एजाजुल एहसन हैं, मंसूर अली हैं, मुनीब अख्तर हैं, यहिया अफरीदी हैं, मुज़ाहिर नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। पहले भी यही लोग जो हैं वो शामिल थे और साथ जो है वो जो सीनियर जजेस थे 2 वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया, जिसके बाद ये 7 रुकनी जो है बेंच दोबारा से तश्कील दिया गया है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती रिपोर्ट जमा करवाई गई है जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। इस रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में जो मौजूद मुल्ज़िमान हैं उनका डाटा शामिल नहीं किया गया, इसके अलावा बच्चों का डाटा शामिल नहीं किया गया, सहाफ़ियों का डाटा इसमें शामिल नहीं किया गया, ख़वातीन का डाटा शामिल नहीं किया गया। तो उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताती हूँ। इस रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान का डाटा शामिल नहीं है। इस हुकूमत में रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा भी शामिल नहीं है। ताहम इस रिपोर्ट में गिरफ्तार की जाने वाली ख़वातीन का डाटा शामिल है। ये बताया जा रहा है कि कितनी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फ़ौजी अदालतों में या फ़ौजी हिरासत में कितने लोग हैं उनका डाटा इसमें शामिल नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में 39 ख़वातीन कैद हैं जो 9 मई के वाक़यात में शामिल या मुलव्विस किसी भी तौर पर पाई गई हैं। अभी तक 42 ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। 39 ख़वातीन कैद हैं लेकिन 42 को रिहा भी कर दिया गया है। 9 मई के बाद कुल 81 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया था। अगर हम देखें तो उस वाक़े में जो 9 मई को पेश आया उसमें बहुत सारी ख़वातीन भी हमारी शामिल थी, हमारी सियासत की अहम करता धरता शामिल थी। फिर हमारे जो कारकुन थे पीटीआई के वो लोग, बहुत सारी ख़वातीन उनमें शामिल थी, जिनमें से बहुत सारी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया था और उनकी तादाद बताई जा रही है 81, जिनमें से कुछ जो है वो बेल पर हैं इस वक्त और उनकी तादाद जो है वो 42 है जिनको रिहा कर दिया गया और 39 ख़वातीन ताहाल कैद हैं। अच्छा जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद नक्शे अमन के तहत 2258 अफराद के लिए गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए थे, जबकि उनमें से अभी तक 21 अफराद जेल में ही हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के तहत 51 जो है वो कायम किए गए थे सेंटर,
जबकि कुल गिरफ्तार अफराद जो थे उनकी तादाद 1888 थी। जिस्मानी रिमांड पर 108 जबकि जुडिशल रिमांड पर 1247 अफराद हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जेल में शनाख्त परेड के लिए अभी भी 367 अफराद कैद हैं, जबकि 1201 को रिहा कर दिया गया है। जमानत पर रिहाई हासिल करने वाले अफराद की तादाद भी 3000 बल्कि 312 है। अच्छा जी, जिन अफराद ने रिहाई हासिल कर ली है वो अलग हैं, जिन लोगों को भी जिस्मानी रिमांड पर रखा गया है वो अलग हैं, जिनको जुडिशल रिमांड पर रखा गया है वो अलग हैं। कुल अगर तो टोटल जो तादाद है वो अगर 1888 जो है वो काउंट की जा रही है, तो हो सकता है कि इससे ज़ायद ही अफराद जो हैं वो इसमें मुलव्वस हों या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो छूट भी गए हैं। अच्छा जी, इस हवाले से हम देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल होगा या फिर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सिविलियन अदालतें जो हैं वो फौजी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका सामना करेंगी। ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर दरख्वास्तें भी दी गई थी कि अब जो है वो इन लोगों को वो कह रहे हैं कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इस तरह से किया जा रहा है, यानी कि ये नहीं है कि उन लोगों को इसका सामना करना ज़रूरी है या उन्होंने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जो जिन लोगों का नाम शामिल किए गए हैं, बल्कि ये इंतकामी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। अच्छा, इंतकामी कार्रवाई किस तरह से, थोड़ा सा अगर हम पस मंज़र में देखें तो हम सब इस बात के गवाह हैं, शवाहिद हैं, हमारे पास बहुत सारे मौजूद। हम लोगों ने वीडियो क्लिप्स देखे हैं, हम लोगों ने ऑडियो सुनी है, टीवी चैनल्स पर दिखाया गया है कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है, किस तरह से तमाम जो चीज़ें अमलाक हैं, फौजी तनसीबात हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। मुझे बताएं, शहादा के जो मुजस्मे खड़े किए गए थे उनको तोड़े जाना कहाँ की अक्लमंदी है? और क्या आप समझते हैं कि ये कोई इखलाकी जवाज़ इसका बनता है ये हरकत करने का? अगर आपका किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ है हुकूमत के साथ या आपका इख्तलाफ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनता नहीं है, लेकिन अगर आपका किसी भी किस्म का इख्तलाफात कोई हैं तो इसका मतलब ये कि आप दहशत गर्दी करेंगे, आप दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है ये तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और लोगों को हिरासा किया जाना, पुलिस के ऊपर हाथ उठाना या उनके ऊपर गने तानना। तो मुझे ये लगता है कि ये हरासा करना या फिर ये सब कुछ जो था ये दहशत गर्दी में आता है। अब बात यह है कि हमारे मुल्क में इंसदाद दहशत गर्दी अदालतें मौजूद हैं जहाँ पर दहशत गर्दी के हवाले से जितने लोग हैं उनको लाया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल जो उनके ऊपर किए जाते हैं शुरू, उनको उसका हिस्सा बनाया जाता है। फिर हम क्यों फौजी अदालतों का हिस्सा ले रहे हैं? अब सवाल इस वक्त यही उठाया जा रहा है कि क्या सिविलियन जो हैं वो फौजी अदालतों का सामना कर सकते हैं कि नहीं। इसी मुद्दे को लेकर जो है वो दरख्वास्तें अदालत में इस वक्त समात में लगाई गई हैं। अच्छा जी, वकील फैसल सदीक ने कहा कि किसी ने भी मुल्जिम की बरियत को चैलेंज नहीं किया। उनके मुताबिक फ़ौज के हवाले से मुल्जिमान को करने के अमल में मखसूस अफराद को चुना गया है, यानी कि वो कहते हैं कि फैसल सदीक के मुताबिक आर्मी एक्ट कानून को बदनीयती के तहत, जैसे कि मैं पहले आपको कह रही थी कि ये किसी न किस्म की जो टसलबाजी है उसके लिए या फिर जिनसे उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई पूरी करनी है उसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि फैसल सदीक ये कहते हैं कि जिन अफराद का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल होगा उन्हें अपील का हक हासिल होगा, जिनका फौजी अदालतों में केस चलाए जाएंगे या जिनका ट्रायल होगा उनको अपील का हक भी हासिल नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि अपील का हक जो है वो हर एक को हासिल होना चाहिए, और जिस तरह से हम देखते हैं फौजी अदालतें जो हैं जब चलाई जाएंगी तो इससे पहले भी वो कहते हैं, वकला ये कहते हैं, जजेस भी ये कहते हैं कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको भी फौजी अदालतों का सामना करना पड़ता है। कौन से, फिर जो जस्टिस आयशा मलिक, उन्होंने पूछा कि किन मखसूस हालात में ऐसा कहा गया है कानून और आइन के अंदर के जो सिविलियंस हैं उनको भी इन कोर्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि मखसूस हालात वो हैं जब जंगी हालात हों। तो हम नहीं समझते कि इस वक्त जंगी हालात हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 9 मई का जो वाकया था वो किसी जंगी हालत से कम नहीं है। अगर उसके ऊपर उठाकर किसी को भी उसके ऊपर फौजी ट्रायल चलाया जाता है, फौजी मुकदमात उसके ऊपर बनाए जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोग आने वाले दिनों में ये बात अपने लोगों के अंदर, सियासी कारकुनान के अंदर, रहनुमाओं के अंदर क्लियर कर देंगे कि किसी भी सूरत ब्लैकमेल करके सियासत नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत आप लोगों को बहला फुसला के, लोगों को वरगला के, लोगों को रियासत के खिलाफ करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। इस वक्त क्या था, इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे, जो कुछ होता रहा, 9 मई के जो वाकयात थे, जिस तरह से वो उकसाते रहे या उनके दीगर रहनुमा उकसाते रहे कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आती है, अगर इमरान खान को कुछ होता है तो आप लोग बाहर निकलें, ये जो अवाम है इसको बाहर निकलना होगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पुलिस इतनी कम तादाद में है कि आप लोगों का सामना नहीं कर सकती, 22 करोड़ आवाम का सामना नहीं कर सकती, तो इसलिए 22 करोड़ आवाम को बाहर निकलना होगा और हर तरह के एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप
یہ کوئی اس کے پیچھے جواز نہیں آپ دے سکتے, آپ لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے کہ میں نے عوام کو اس لیے اکسایا, میں نے عوام کو اس لیے اکسایا کہ وہ جدوجہد کریں, وہ جہاد لڑیں. یہ جہاد نہیں ہے, اپنے ملک کے اندر لوگوں کو ورگلا کر اپنے ہی ریاست کے اگینسٹ کھڑے کر دینا, یہ جہاد نہیں ہے. بہرحال جی جو واقعہ اس وقت پیش آیا, میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ وہ کس کی وجہ سے پیش آیا, کون اکساتا رہا. فی الحال میرا مدعا یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس پہ اوپر بحث چل رہی ہے, اس کے اوپر متفرق بیانات آ رہے ہیں. ججز آپس میں تفریق کا شکار ہو چکے ہیں, ججز کے اپنے اپنے موقف ہیں اس کے اوپر. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, اور آئین و قانون کے مطابق بینچ ہی نہیں بنایا گیا, تو فیصلہ آئین و قانون کے مطابق کیسے ہوگا. میرا بھی سوال ہے آپ لوگوں سے, آئین و قانون, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو تین لوگ ہیں, 3 سینئر ترین سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جو ججز ہوں گے, جو رکن ہوں گے, جو ممبر ہوں گے, ان کا کنسرن لینا ضروری ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے کسی جو سینئر جج ہے اس کا کنسرن لینا ضروری نہیں سمجھا, بلکہ انہوں نے اپنی مرضی کے تحت یہاں پہ جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں یا باہر سے وہ مشاورت کر رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے. اور یہ بینچ جو ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں بنا, لہٰذا جو ہے اس کے فیصلے بھی قانون و آئین کے مطابق نہیں ہیں. بہرحال یہ بحث ابھی جاری ہے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کیا کہا اس حوالے سے میں تفصیل سے کیونکہ بات کرنا چاہتی ہوں, تو میں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس پر اتنے برہم کیوں ہیں. اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے فیصلے کچھ سنائے گئے جن کو ڈس آن کر دیا گیا یا جن کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ان کو بار بار ڈیگریڈ ہونا پڑا اس چیز کے لیے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کس طرح سے کام کریں جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں, ان کا طریقہ کار, ان کا پیٹرن کیا ہے, اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ کس سے مشاورت لیتے ہیں, اور کس سے مشاورت لینے کے بعد انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.